हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको हम लोग डिटेल आगे चैप्टर पे पढ़ेंगे। हम लोग सर्कुलर मोशन जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, जहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देखना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो यहाँ पे सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर एक्सेलरेशंस, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का स्टडीज सर्कुलर मोशन में आता है हमारे पास। तो हम लोग सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ द पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और कर्व्ड पाथ is called circular motion. circular motion मोशन का एक टाइप है। एक मोशन जो ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर कहते हैं, ये दूसरे टाइप्स के मोशन है जिसको रोटेटरी या सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स रहेगा तो उसको सर्कुलर, बॉडी रहेगा तो वो रोटेटरी मोशन। एक तीसरे टाइप के होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, हम आगे सबको देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे वैसे। तो देखो, सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये एक पार्टिकल्स है इस तरीके से, यहां देखो ये पार्टिकल है P। ठीक है, अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में ऐसे करके मूव कर रहा है ये। ठीक है, ये सेंटर ऑब्वियसली अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका सेंटर भी होगा। तो मैंने एक लाइन से इंडिकेट कर दिया, इसका सेंटर है O और ये रहा इसका R, जितने रेडियस पे घूम रहा है ये। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना, किसी पत्थर को एक धागे से या रस्सी से बांध करके और धागे को अपने हाथ में पकड़ करके उस पत्थर को राउंड राउंड बहुत तेजी से घुमाते थे हम लोग। ठीक है, तो वो कैसे मोशन है? सर्कुलर मोशन है। रोड पे टर्न लेते हैं, वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है, कर्व्ड पार्ट आ गया तो सर्कुलर मोशन आ गया। ऐसे बहुत सारे लाइफ में हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो सर्कुलर मोशन हम लोग यूज करते हैं, जैसे फैन का घूमना। ठीक है, ये सारे हमारे पास सर्कुलर मोशन में आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या, अगर पार्टिकल्स P पॉइंट से चला है तो P पॉइंट से चलते हुए ये Q पॉइंट तक यहाँ पहुंचा है, मान के चलो ये Q पॉइंट तक पहुंचा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में होने की वजह से इसका रेडियस तो अभी भी सेम है। ठीक है, क्या पार्ट बदला इसका? ये जो कर्व्ड पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, ये पार्ट इसका चेंज हुआ है। ये जो लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये चीजें चेंज हुआ है। तो हमारे पास क्या है, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? इसको एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इसके फिक्स है, ये ऐसे चल रहा है, ये फिर यहां पहुंचा PQR पे पहुंच गया। तो अभी भी देखेंगे तो ये रेडियस इसका R है और एंगल के फॉर्म में इसका पोजीशन बदला है। किसके फॉर्म में पोजीशन बदला है? इसका एंगल के फॉर्म में इसका पोजीशन बदला है। मैं कह सकता हूं कि मान लेते इसका एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो P पे था तो थीटा की वैल्यू कुछ और थी, 0 डिग्री थी। Q पे पहुंचा तो थीटा की वैल्यू कुछ और हो गई। R पे पहुंचेगा तो ये इसका थीटा वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा इसका होता है, इसको हम लोगों ने प्लेन एंगल में पढ़ रखा है, जिसको हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक पॉइंट इसके फिक्स है ये, और पार्टिकल्स के जो इस तरीके से मोशन होते हैं PQRS, जो भी वैल्यूज नेम इसको देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? वी नो, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू है कितनी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अंत में आकर के पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे पार्टिकल्स का चेंज कितना है? तो कभी कहेंगे 0 डिग्री है, और एंगल रहेगा 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री। तो पार्टिकल्स का चेंज, पोजीशन का बदलाव यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में हमें लिखना होता है। ठीक है, कितने एंगल का चेंज है ये? लीनियर डायरेक्शन रहता तो लीनियर में तो हमें पता रहता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन पे गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, तो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं अगर प्लेन में रहता है तो। ठीक है, लेकिन वो वहां पे लोकेशन बदलते रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि सेंटर के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? अपने पोजीशन बदल रहा है, इसलिए इसको हम लोग एंगल के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट थीटा, ठीक है, इज रिटन एज आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा का यूनिट क्या होता है फिर?
थीटा का यूनिट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास रेडियन। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज रेडियन, ठीक है, रेड। पढ़ रखे हम लोग इसको पीछे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आर्क क्या है हमारे पास? पी क्यू अपॉन रेडियस क्या है इसका? आर, ये, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हियर थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इसका क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हम कह सकते हैं अगर ये इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू हुआ है तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में एंगल का चेंज कितना है? थीटा है। तो थीटा क्या आ गया इसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट हो गया हमारे पास रेडियन, सॉरी ऐसा यूनिट, हाँ रेडियन, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें अब हम लोग इसका बात करेंगे। जो भी छोटे छोटे टर्म्स है वो सब हम लोग देख लेते हैं। फिर से जरा फिगर बना लेता हूं मैं। ये अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है, पी से स्टार्ट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या लिखते हैं हम लोग? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो लगभग एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं जितनी बार यहाँ इंडिकेट करूंगा वो दरअसल बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, ये बहुत ही छोटा सा एंगल है थीटा, ठीक है। इतना स्मॉल है कि इसका कर्व्ड पार्ट जो है पी क्यू वो लगभग किसके बराबर है? ये वाले स्ट्रेट लाइन के बराबर, ये वाले स्ट्रेट लाइन के बराबर है। रेडियस तो कांस्टेंट है इसका आर, ठीक है। तो थीटा समटाइम्स हम लोग अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत ही कम एंगल का चेंज हुआ है, रेडियन में है, बहुत ही ज्यादा कम चेंज हुआ है, इस केस में जो कर्व्ड पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स डिस्प्लेसमेंट जितना, स्ट्रेट लाइन जितना होगा वो, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे डी थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आर्क जो भी रहेगा इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको क्या नाम दे देता हूँ? डेल्टा एक्स, ठीक है। साइड में लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स या डेल्टा एस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी एस या डेल्टा एस डिवाइड बाय आर, राइट। बड़ा चेंज था, बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा, अदरवाइज छोटा सा बहुत चेंज है तो डी एस, गेटिंग इट। सो वी कैन से दैट ये क्या चीज है हमारे पास? अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे तो इसको अभी मैंने नाम दिया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद करो जैसा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वगैरह समय पढ़ रखे हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जो रेडियस है इसका, क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू है विच इज रेडियस, ठीक है। ये क्या है इसका? रेडियस है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो dx बाई dt अगर लिखते हैं तो ये कहलाता है लीनियर वेलोसिटी, राइट। और फिर से अगर वेलोसिटी को अगर हम लिखते हैं dv बाई dt तो ये हमें क्या दे देता है? हमें लीनियर एक्सेलरेशन दे देता है। दोनों कैसा टर्म है? लीनियर, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन है ये सभी, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन है ये सभी, लीनियर, गेटिंग इट। इन दोनों टर्म्स को हमें किस में फॉर्म करना पड़ेगा? एंगुलर टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मोशन सर्कुलर है इसकी वजह से। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी क्या निकालेंगे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी। क्यों निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ही मैंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे जो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो समय के साथ चेंज होगा उसका भी नाम जो होने वाला है वो कैसा नाम होगा? एंगुलर वेलोसिटी नाम होने वाला है। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसका? ओमेगा, गेटिंग इट। सो ये कैसे होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो किसका चेंज होता है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी रिटन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज टी, गेटिंग इट। सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, राइट। स्मॉल चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, गेटिंग इट। टाइम का सेकेंड
और चूंकि डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इसका यूनिट रेडियन में लेंगे, एंगल किस में लिखेंगे हम लोग, रेडियन में। हम लोग जानते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई अपॉन 180 से कर रखे। ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पीछे के चैप्टर्स में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस इसका नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ओमेगा आ गया हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ओमेगा आ गया जो एंगुलर वेलोसिटी है। अब अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से देख करके हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर के केस में हम लोगों ने निकाल रखा है। किसको किया है, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। होता है ना हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको dv बाई dt लिखे हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैं अगर इस एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्टिव तो हमें क्या दे देगा, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, सिमिलरली फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज अल्फा, किससे इंडिकेट कर रहे हैं, अल्फा से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स है, इस सबको याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है ये सब चीज़ें। एंगुलर एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसको, क्योंकि मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहले से ही निकाल रखा है। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को। तो यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी को, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, गेटिंग इट। समटाइम डबल डिफरेंशिएशन के केस में भी लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी थीटा बाई डी टी, यही तो होता है वेलोसिटी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। हमें नहीं लगता इस केस में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है और इसको आसानी से समझ सकते। ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा गया है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखा गया है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट इज ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दिस आर द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब देखो हमारे पास सर्कुलर मोशन में हमें तीन चीजें मिल गया, तीन नए नए पैरामीटर्स मिल गए। और इन पैरामीटर्स कौन कौन से, जरा एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास कि किसी भी सर्कुलर मोशन में हमारे पास P से Q तक कोई भी पार्टिकल से क्या हुआ मैं, ठीक है, रेडियस R है इसके, ये थीटा है, गेटिंग इट, एंड दिस इज O। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या क्या मिला, थीटा मिला, ओमेगा मिल गया और अल्फा मिल गया, गेटिंग इट। दिस इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आवर एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन, गेटिंग इट। ये चीजें हमारे पास आ गई। थीटा इज इक्वल टू अलग अलग केसेस में ओमेगा की वैल्यू कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा आ जाएगा हमारे पास डी ओमेगा बाई डी टी। और थीटा कुछ खुद किसके बराबर, तो दिस इज द आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस आर। आर्क कौन सा है, पी क्यू। तो और पी क्यू किसके बराबर है, दिस इज द डेल्टा, स्ट्रेट लाइन लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंगल छोटा है इसलिए कितना है ये, डेल्टा एस। तो वी कैन राइट ओवर डेल्टा एस बाई आर, ठीक है। ये नए नए टर्म्स इसके हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, ओके। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और रिलेशन हम लोग निकालते हैं इसका, लीनियर स्पीड लीनियर वेलोसिटी के टर्म में और लीनियर एंगुलर का रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तीनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो लिखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म, लीनियर एंड एंगुलर टर्म, ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर टर्म। ओके, सो ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास सर्कुलर मोशन का पाथ P एंड दिस इज Q, यहाँ तक चला है ऐसे करके, ठीक है। ये O, रेडियस R, एंगल कितना है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ठीक है। हमें क्या करना है कि लीनियर वेलोसिटी कौन कौन से, लीनियर टर्म्स कौन कौन से है, ये है हमारे पास लीनियर टर्म्स जो पीछे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखे। लीनियर टर्म्स कौन कौन से है, तो लीनियर टर्म्स में हमारे पास है A डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं यहाँ पे S लिखता हूँ या डेल्टा S लिखता हूँ मैं,
बी वेलोसिटी, जिसको कौन क्या लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी v, सी एक्सेलरेशन कौन से हमारे पास ए। सर्कुलर टर्म्स या एंगुलर टर्म्स कौन कौन से है, तो एंगुलर टर्म्स है हमारे पास, एंगुलर टर्म्स है हमारे पास ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा लिखेंगे, बी एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा लिखते हैं, सी एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा लिखेंगे। तो ये तीनों का इसके साथ क्या क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कभी भी लीनियर को सर्कुलर में कन्वर्ट करना हो या सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द सर्कुलर मोशन, दिस इज थीटा पी क्यू आर आर, गेटिंग इट। सो वी नो हियर, वी नो हम लोग जानते हैं कि थीटा होता है किसके बराबर, डेल्टा एस बाई आर के बराबर, गेटिंग इट। डेल्टा एस कौन सा, ये इसका स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस कौन सा, लीनियर टर्म है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब इसको दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये हमें लीनियर वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, लेट अस वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस टर्म्स। इसको स्मॉल, अगर छोटी वैल्यू है तो मैं इसको d लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो वी कैन डिफरेंशिएट इन दिस वन, डिफरेंशिएट with respect to time, getting it, both side। तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज डी एस बाई डी टी, दिस इज आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। आर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल तो ये आ गया वेलोसिटी, ये आर, और ये डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, पीछे अभी हम लोग प्रूव कर दिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशंस, इसे याद रखना, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को अगर एंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं आर ओमेगा से। अगर एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करना तो दिस इज वी अपॉन आर, गेटिंग इट। नाउ सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट with respect to time, तो ये आ जाएगा हमारे पास dv by dt is equal to, this could be written as a r into d omega by dt, this could be written as the acceleration r into alpha, getting it। तो linear acceleration is converted into angular acceleration, getting it। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, दोनों के बीच में रिलेशंस, the number one, S is written as a delta S is written as the r theta, velocity is written as the r omega, and the acceleration is written as the r alpha. This relation we should keep in our mind। ये इसके लीनियर, और ये सभी कौन से टर्म है, ये लीनियर टर्म्स है इसके, ये एंगुलर टर्म्स है, गेटिंग इट। इस तरह से लीनियर और एंगुलर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे पास कि अगर ये यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन, एक और टॉपिक का नाम लिख लो पहले, इसमें टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी and angular frequency, right। ये सभी आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सभी को यूज करेंगे। तो देखो इस समय टाइम पीरियड हमारे पास कौन सा है, टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी f, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा कहेंगे क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ही होता है। अभी हम लोग दिखा रहे हैं इसको कैसे, यहाँ देखो, लेट अस कंसीडर दिस इज द सर्कुलर मोशन हैविंग रेडियस r,
P से स्टार्ट किया है, Q तक गया है और वापस S से PQ R S या जो भी नाम दे दो इसको, थोड़ा सा R लिखे हुए पहले से, तो R हटा दो यहाँ से, पुट इट ओवर द S एंड दिस आर द पास, और करते करते ये वापस P तक आ गया। ठीक है, एक चक्कर पूरा लगा लिया ये। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा। टाइम पीरियड कहते किसको है? रिपीटेशन ऑफ साइकिल, जो एक टाइम पे पूरा हो तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड को? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर लीनियर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी है? तो लीनियर वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी हमें। लीनियर वेलोसिटी कौन सी है? v है। ठीक है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लो। ठीक है, नाउ हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सभी को एंगुलर टर्म में कन्वर्ट करो तो 2πr, 2π तो ऐसे भी एंगुलर टर्म है, एंगल के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? r इंटू ओमेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी r ओमेगा होता है। ठीक है, तो r से r कैंसिल, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया हमारे पास? टाइम पीरियड आ गया ये, वी कैन से दैट द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा। गेटिंग इट? फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी जूनियर क्लास में भी पढ़ रखे थे। दिस इज द 1 टाइम पीरियड, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गया? ओमेगा बाय 2π, राइट। एंड वी नीड टू कैलकुलेट दैट द हमें क्या निकालना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकालना चाहिए। तो हम लोग ओमेगा यहीं से निकाल सकते हैं, यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? लुक एट ओवर हियर, फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा कहेंगे, दिस कुड बी रिटन एज अ 2π बाय t। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। कहने का मतलब कि एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक चक्कर किसके बराबर है? एंगल के फॉर्म में लिखेंगे 1 को तो किसके बराबर होगा? 2π के बराबर। ये जो है अगर एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो किसके बराबर होगा? इसी के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π बाय t। एंड वी ऑलरेडी नो दैट द ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है? ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v अपॉन r, या जो भी है रिलेशन हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आया है वो क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी और 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हम लोग 2πf। सो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आया है हमारे पास ऐसे करके। ठीक है, ये आ गया इसके बीच में रिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में आपस में रिलेशन आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से क्या आ गया? ये कौन सा था? थीटा था हमारे पास, राइट। ये आ गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये आ गया हमारे पास तीनों के बीच में रिलेशन। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। नंबर 1, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। and number 2, non-uniform circular motion. Circular motion, right? ऑब्वियसली हम लोग इसमें कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी,
वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। डायरेक्शन तो बदलेगा ही, ठीक है। तो वेलोसिटी इसके कांस्टेंट नहीं होंगे, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है इसके। तो पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UCM भी कहेंगे और इसको NUCM कहेंगे। सो पुट द हेडिंग फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन when a particles, डेफिनेशन लिख लो इसका, when a particles move along a circular path with constant speed, then its motion is called सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम लोग इसके सारे रिलेशंस पहले ही ऑलरेडी जानते ही है। हम लोग इसके एक दो रिलेशंस और हमें निकालने हैं इसमें। जैसे देखो हमारे पास हम लोग जानते हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द पार्टिकल्स व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, राइट। हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शंस दे रहे हैं। किसके डायरेक्शन है ये सभी? वेलोसिटी के डायरेक्शन से। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके वेलोसिटीज के डायरेक्शंस हमें दिखेंगे इसका, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज है हमारे पास v1 v2। इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहे हैं सभी के, इसीलिए इसके वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड मैग्नीट्यूड इन सभी के कांस्टेंट है, ठीक है। इन सभी के क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है v3 v4, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसके वेलोसिटीज अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r रख लेता हूँ मैं इसका रेडियस स्मॉल r, ठीक है। सेंटर इसका O, पार्टिकल्स P से Q तक फॉलो किया हुआ है, ठीक है। जिसका ये डिस्टेंस कितना, ये कितना है? थीटा। एंगल कितना इसका? थीटा। तो स्ट्रेट पाथ अगर यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग तो ये आ गया इसका डेल्टा S, ठीक है, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइडेड बाय द R। ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर का रिलेशन, एंगुलर का रिलेशन सब है हमारे पास। क्या है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेल्टा S को क्या लिख सकते हैं हम लोग? R थीटा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटीज की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? स्पीड, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोग ये क्या जाएगा? R ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा R अल्फा। R अल्फा, गेटिंग इट? ये आ गया इसका R अल्फा। जब कैपिटल R लिए है तो इसको भी कैपिटल R कर दो, राइट। इन सभी का रिलेशंस हमारे पास मौजूद है। ओमेगा क्या इसका? एंगुलर स्पीड है, गेटिंग इट? A इज इक्वल टू R अल्फा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, डेल्टा S इक्वल टू R थीटा। ये भी रिलेशन आ गया। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सब के रिलेशंस भी हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक दो चीजें और निकालनी पड़ेगी। एक होता है हमारे पास, अगर इसके पास लीनियर एक्सेलरेशंस है, वेलोसिटीज है, ये भी चेंज हो रहे हैं डायरेक्शंस की वजह से, तो इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा जो इसको सर्कुलर पाथ में बनाए हुए रखता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है सन के चारों तरफ अर्थ मूव करते हैं तो वो कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है। और हम लोग कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स में जो एक्सेलरेशन होते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हर सर्कुलर मोशंस में अंदर की तरफ भी एक्सेलरेशन लगते हैं। उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक दो बातें भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ऐसे करके, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो एक्सेलरेशन की वजह से लगता है, और जो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन का नाम होगा वो कौन सा नाम होगा, एसी एक्सेलरेशन नाम होगा। पार्टिकल्स यहाँ पे है पी, तो अंदर की तरफ हर हमेशा फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पहुंचा क्यू, तो यहाँ से भी इसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और जो फोर्स में जो एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एसी, अंदर की तरफ। यहाँ पर भी कैसा एक्सेलरेशन लग रहा है, एसी, पार्टिकल्स एस पे पहुंचा है, ठीक है, हर जगह पे। यहाँ पर है ये वाला एक्सेलरेशन, इसका आ जाएगा पी क्यू आर एस टी, ये अंदर की तरफ एक्सेलरेशन कौन सा है, एसी एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, जो अंदर की तरफ लगता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा भी और भी एक्सेलरेशन लगते हैं, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म के केस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके के एक्सेलरेशन लगते हैं। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक और एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। लिख लेते हैं ये बात, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है इसकी, कांस्टेंट है, क्या ना भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द speed is constant, speed of particle is constant, speed of particle is constant। कैसे कांस्टेंट है भाई, तो अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, डायरेक्शन भले चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ है इसीलिए ये वेलोसिटी है, और ये जो डायरेक्शन जो चेंज हुआ है ये अंदर वाले एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हुआ है। ये तो एक एक्सेलरेशन तो आ गया, अगर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 10 रहता, तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल भी रहता यहाँ पर, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस है, ठीक है। तो इस बात में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बिल्कुल पॉइंट से जो टेंजेंट निकलेगा ऐसे करते हुए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। किस केस में 0 होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है इसकी। तो क्या लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, सो पहला इसमें क्या लिखेंगे, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए टी, स्मॉल टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0। तो ये एक्सेलरेशन कौन बनाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर स्पीड बनाता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे क्या हो जाएगा इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो किसके बराबर है, अभी ये 0 के बराबर है, because speed is constant, because speed is constant, speed is constant। तो स्पीड जब चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, इसका 0 हो जाएगा। हाँ, जो सेंट्रीपिटल की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में बने हुए हैं, ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन के चेंज की होने की वजह से बना है यहाँ पे। तो लिख लेंगे सेकेंड पार्ट में इसका हम लोग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजेज, direction of velocity is changes continuously, so it has centripetal acceleration, AC, getting it, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है ये बात का पता लगाएंगे हम लोग, जो कि एक दो थोड़े बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ जाएगा ये,
ठीक है, और भी इसके तरीके हैं साइन थीटा कॉस थीटा करके, इसे आगे भी मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे वेक्टर को यूज करके मैं AC की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे फिर से फिगर बनाता हूं मैं, ये देखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द, ऐसे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, getting it, which is AC. So look at over there. इसको दो तरीके के फिगर से, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाला फिगर और एक वेलोसिटी वाला फिगर, दो अलग अलग वेलोसिटीज, दो अलग अलग फिगर से इसको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। एक फिगर ये और एक फिगर हमारे पास रहा ये। ठीक है, दोनों एक जैसा ही फिगर है। ठीक है, चूंकि हम लोग डायग्राम अलग अलग दिखाने वाले, इसलिए ये है P, ये रहा Q, ठीक है, और ये रहा O। ये एंगल कितना थीटा, ये रेडियस कितना r, ये रेडियस कितना r, ठीक है, और ये कितना डेल्टा s। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट के केस में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, लिख सकते हैं इसको डेल्टा s बाई r, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है, वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो गया। कहाँ हुआ, तो P पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करके ये रहा V1 वेक्टर, तो ये वाला वेलोसिटी कौन सा हो गया, ये वाला वेलोसिटी, ये जो इधर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये वेलोसिटी इसका हो गया V2, ये वेलोसिटी इसका कौन सा हो गया V2 वेक्टर, दिख रहा है क्या। ठीक है, तो इसके नेमिंग कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसको नाम दे दूं, अलग ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल्स निकाल करके तब दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। इसे यहाँ पे हमें कहेंगे, तभी कहेंगे ना कि सारी चीज़ें सिमिलर है, तो हम एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं, तब जाकर के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी। तो ऑब्वियसली अगर ये इसको मैं मान लूँ यहाँ पे, ये रहा A और ये रहा B और ये पॉइंट रहा C, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस दोनों वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। इस वेक्टर को शिफ्ट करो एक बार, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से, तो दो अलग अलग वेक्टर दिख रहा है जहां से टेल मैच कर जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला वेक्टर एक आ गया हमारे पास, कौन सा है, ये वाला वेक्टर, और एक ये V2 वेक्टर ये रहा, ये देखो ये रहा V2 वेक्टर। ठीक है, ये V2 वेक्टर और ये रहा V1 वेक्टर। ठीक है, ये एंगल दोनों के बीच में कितना, थीटा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर हमें इसको ट्रायंगल्स लॉ बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे रिजल्टेंट तो बीच से भी निकाल सकते हैं हम लोग इसकी वेलोसिटी, लेकिन ट्रायंगल्स के फॉर्म में दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये, तो हम लोग कह सकते हैं कि हेड के ऊपर टेल है, ये वेक्टर नंबर फर्स्ट, ये तो रह गया तुम्हारा C, ये आ गया A और ये आ गया B, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेड, ये जो पहला वेक्टर है इस, और ये जो दूसरा वेक्टर अगर मान ले इसको, गेटिंग इट, दूसरा वेक्टर इसको मान ले हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वेक्टर नंबर 2 एंड दिस इज द वेक्टर नंबर 3, राइट। तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाय ट्रायंगल्स लॉ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि V1 वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर बाय द ट्रायंगल्स लॉ, क्योंकि ये है तुम्हारा एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी के बीच का चेंज। ठीक है, ये डेल्टा V लिख सकते हैं इसको। तो यहां से V2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसको साइड में लिख देना ब्रैकेट में, बाय ट्रायंगल्स लॉ। किसके थ्रू हुआ है ये, बाय ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, राइट। ओके, यहां देखो, अब ये हम लोगों ने ट्रायंगल्स लॉ के जरिए इसको लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, V2 माइनस V1, गेटिंग इट। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर आ गया हमारे पास, V2 माइनस V1, राइट।
चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारे पास v2 माइनस v1। नाउ यहाँ से देखो हमारे पास एक रिलेशन ये भी बचा हुआ है, इसको भी जरा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर, और ये आ गया एक रिलेशन यहाँ से। जरा हम लोग ध्यान से अगर इसको देखेंगे हम लोग, ये भी ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, जो डेल्टा एस है इसका, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या इक्विवेलेंट है। अगर थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर है तो हम लोग ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। क्यों? तो याद रखना दोनों का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में मैं, कि v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है, डायरेक्शंस दोनों के बदले हुए हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से लिखने के लिए, खैर दोनों तो बराबर है, ये वाले ट्रायंगल्स और ये वाले ट्रायंगल्स, और अच्छे से लिखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, कि अगर इस फिगर का जो ट्रायंगल था डिस्प्लेसमेंट वाला का, ये कौन सा था, P Q थीटा, एंड दिस वन इज O, और जो वेलोसिटी का जो ट्रायंगल था हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये इसकी वेलोसिटी v1 a, और ये B पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो ये वाली v2, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास, अगर ये थीटा है, ये c है, ठीक है। तो इसको दोनों को मिला करके यहाँ देखो, इसका ट्रायंगल से निकलेगा, कौन सा ट्रायंगल से निकलेगा, ये वाला डेल्टा एस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये जो ट्रायंगल्स निकला है मेरे पास P Q O थीटा डेल्टा एस, और यहाँ से जो ट्रायंगल्स निकलेगा हमारे पास, दोनों वेक्टर को शिफ्ट करके ये निकला v1, ये निकला इसका v2 वेक्टर, v1 वेक्टर, और ये एंगल है इसका थीटा। ये वाला जो दोनों मिल के आएगा, ये दोनों थीटा हो जाएगा। ये रहा इसका, कौन सा नाम दिया था मैंने, डेल्टा वी, ठीक है, नेमिंग कर दो इसको। ये था सी ए बी, राइट, और ये है इसका v2, ये कितना है इसका v2, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर AC का मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर है, BC का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सभी वेलोसिटी v के बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हुआ है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट है इसका, डायरेक्शन चेंज हुआ जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हुई है इसकी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ABC आर इक्विवेलेंट, सो सभी में लिख सकते हैं अगर ये थीटा डेल्टा S बाई आर के बराबर है। क्यों है भाई आर के बराबर, क्योंकि ये आर ही तो था, देखो ऊपर वाले फिगर में ये क्या था, आर था इसका, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये आर के बराबर आ गया हमारे पास, और यहां से थीटा किसके बराबर आ गया, यहां से थीटा आ गया डेल्टा वी बाई वी के बराबर, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। अब भाई आर का अपॉन रेडियस, अगर ये थीटा है और ये डेल्टा वी है और ये v2 और ये v1 है, दोनों बराबर है, दोनों किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, ठीक है, इसलिए भी तो दोनों इक्वल है, तो दोनों को सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, डेल्टा वी बाई वी, यहाँ से डेल्टा वी निकाल लो, फिर टाइम से डिवाइड कर दो, ये हमें एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय टाइम t ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, डेल्टा v बाई टी इज इक्वल टू v बाई आर, v भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो कौन सा चेंज हो रहा है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर मोशन में बना रहा था वो चेंज हो रहा है। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा v बाई आर, और ये आ जाएगा वेलोसिटी,
इससे हमें पता पड़ता है ये जो एक्सेलरेशन है AC, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये है v²/r। और इस चीज़ों को हमको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे इसके ऊपर। ये कौन सा है? सेंटर की तरफ लगने वाला